हेलो व्यूअर्स, हमारे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारे सामने ज्योतिष आचार्य प्रदीप कुमार जी हमको बताने वाले हैं कि कुंडली के दूसरे भाव से व्यक्ति का जीवन कैसे प्रभावित होता है। नमस्कार गुरुदेव। देखो, हमने अपने पहले एपिसोड के अंदर पहले भाव के बारे में बात की है, पहले भाव के बारे में बात की है। अब हम आज ये बताते हैं कि भाई सेकंड हाउस का महत्व क्या है कुंडली के अंदर। सेकंड हाउस कुंडली के अंदर हमारे जीवन में होने वाली किन बातों से जुड़ा हुआ है, ये क्या करता है कि जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। सेकंड हाउस अच्छा हो तो कैसे प्रभावित होता है, खराब हो तो कैसे प्रभावित होता है, और अगर मतलब न्यूट्रल हो, ना अच्छा हो ना बुरा हो, तो कैसे प्रभावित होता है। देखो बेटा जी, ऐसा है कि जो हमारा सेकंड हाउस है, देखो पहला जो घर है ना वो व्यक्ति है। आप जो व्यक्ति है ना वो आप पहला व्यक्ति मतलब पहला घर। उसके बाद अब जब व्यक्ति है तो उसकी जरूरतें भी होंगी, ठीक। तो जब हम पैदा हो गए मतलब कि काल के रूप में, मतलब ठीक काल पुरुष के रूप में हम पैदा हो गए, तो अब काल पुरुष की जरूरतें भी होती हैं। काल पुरुष की जरूरतें हैं भाई, उसे खाना भी चाहिए, ठीक। काल पुरुष गुरुदेव हम होते हैं, हम काल पुरुष, हाँ, व्यक्ति जो है काल पुरुष है। पहला घर मतलब काल पुरुष। जो आप बच्चा पैदा होता है ना वो काल पुरुष, ठीक। अब काल पुरुष को बहुत सारी जरूरतें होती हैं, ठीक। तो काल पुरुष को अपना जीवन यापन करने के लिए धन की जरूरत होती है, ठीक। तो दूसरा जो हाउस है वो ये बताता है कि भाई काल पुरुष को जितने, देखो बेटा हर आदमी का ना जीवन स्तर का एक पैरामीटर है। कोई बहुत ज्यादा मटेरियल चाहता है, कोई कम में गुजारा करता है, किसी को कम में संतोष हो जाता है, किसी को नहीं होता संतोष। अच्छा देखो, पहला घर ही इस चीज को बताएगा कि भाई आपके पास कितना धन होगा, क्योंकि पहला काल पुरुष, दूसरा काल पुरुष से दूसरा घर होता है धन का घर। मतलब एक इनके बीच में रिलेशन है। इसलिए कुंडली में वो बोलते हैं कि अगर हमारा जिस घर का लॉर्ड है वो अपने से आगे बैठा हो तो फायदेमंद होता है, ठीक, और अपने से बाहर में हो तो वो नुकसानदायक होता है। हम डिटेल में इसमें बारे में बातें करते चलेंगे। तो क्या है कि पहले घर से हम धन का मतलब है आपकी सेविंग्स, ठीक। फिर आपकी संपत्ति, कुटुंब, आपकी वाणी कि आप सच बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आपका दान कि भाई आप परोपकार करेंगे नहीं करेंगे, आपकी जबान क्या कहते हैं, उग्र है, जबान रुग्ण है, जबान सॉफ्ट है, और आपकी आंख, दाया नेत्र, आपकी आवाज, आपका भोजन, यात्रा, मुख, ये सब हम सेकंड हाउस से ही कैलकुलेट करते हैं। और मुख से संबंधित रोग भी। और बेटा जी दूसरे घर को ना मार्केश भी बोलते हैं, दूसरे घर को ना मारक घर भी बोलते हैं। अब मारक घर क्यों बोलते हैं? तो बेटा जी दो तरीके से आदमी की मृत्यु होती है। एक तो यह है कि भाई जन्म हुआ और आपकी मतलब कि जब आपका शारीरिक अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं मृत्यु हो गई। एक ये कि आपका शारीरिक अस्तित्व तो बना हुआ है, लेकिन आप इतने निर्धन हैं, आप अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पाते। उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसके कारण आपकी क्या कहते हैं, आपके अवगुण भी हो सकते हैं, आपकी बुरी आदतें भी हो सकते हैं, आपका बीमार शरीर भी हो सकता है, आपके सहयोगी भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको इन सब चीजों का, भाई सेविंग्स का, इन सब चीजों का आपको मतलब आप इतना धन धान्य नहीं कमा पाते कि भाई जिसकी वजह से आप अपना जीवन ठीक से यापन कर लें, ठीक है। वो उसको थोड़ा सा, हाँ बोलिए जी। इसमें जो धन से तात्पर्य है, जैसे कि एक बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, उस समय जब हम उसका धन मतलब दूसरा हाउस हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो धन भाव होगा, जो उसके माता पिता से उसे मिला है वो होगा, या जो वो अर्न करेगा? वो
जो अर्न करेगा, जो वो अर्न करेगा, जो माता पिता से अर्न करेगा ना, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। ठीक। सेकंड हाउस से भी है, सेकंड हाउस का भी इसके अंदर है। मतलब देखो कुंडली के अंदर ना 12 घर, ये बहुत, ये मतलब ये सारे के सारे घर है ना, इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव है एक दूसरे से। ठीक। दूसरे 8वें का, अब जो 8वां घर है ना, जी जी जी, 8वां घर आपके शारीरिक अस्तित्व को खत्म करता है। तीसरे घर से भी वही चीज कैलकुलेट करते हैं। तीसरे घर से इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि तीसरा घर जो होता है ना, वो 8वें से 8वां होता है। अब सेकंड हाउस को मार्केश बोलते हैं। सेकंड हाउस को मार्केश क्यों बोलते हैं, ये बड़ी मजेदार बात है। इसको मेरा सब व्यूअर से निवेदन है कि आप इसको जरूर सुनिए, देखिए। जी जी। देखिए, मैंने आपको बताया कि पहला तो ये होता है कि आप शारीरिक रूप से चले गए, फिर तो जिंदगी की दौड़ धूप ही खत्म हो गई। जब भगवान के घर चले गए तो फिर कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ठीक है। और एक मृत्यु होती है कि आप जिंदा हैं, आपकी जो जरूरतें हैं, आप उन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और वो आप नहीं कर पा रहे हैं उन जरूरतों को पूरा। आप उनके लिए रोज आपको लड़ना पड़ता है, ठीक। अब ये जरूरतें क्रिएट कैसे होती हैं? दूसरा जो घर होता है ना, वो ना आपके स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करता है और दूसरा घर आपके कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कुटुंब कैसे पैदा होगा? कुटुंब एक मेल तो पैदा नहीं कर सकता, तो कुटुंब जब पैदा होगा जब वो शादी करेगा, ठीक है। अब इसलिए इसको मार्केश बोलते हैं कि कुटुंब बनाने के लिए आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, जैसे आप 25 साल की लड़की है या 25 साल का लड़का है, पर दिमाग में घूमने लगता है बच्चे की शादी कर दो। जब शादी कर देते हैं तो बच्चा क्यों नहीं हुआ? जब बच्चा होगा तो कुटुंब होगा। कुटुंब के अंतर्गत कौन कौन आएगा? कुटुंब के अंदर मेरी जनरेशन आएगी, ठीक। लेकिन जो माता पिता हैं वो भी तो कुटुंब में ही होंगे। माता पिता दूसरे, वो चौथे घर से देखेंगे। कुटुंब का मतलब है मेरे बाद जो जनरेशन होगी, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, फलाने के बच्चे, वो कुटुंब में आएंगे। जातक की कुंडली में जो दूसरा भाव है, जब कुटुंब की बात करेंगे तो उसका कुटुंब स्वयं का, मैं तो मेरे माँ बापों का कुटुंब हूँ ना। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मेरे बच्चे मेरा कुटुंब होंगे। जी जी। तो क्या होता है कि जब आप अपना कुटुंब बनाएंगे, जब कुटुंब बनाएंगे तो बेटा जी कुटुंब को पालना भी है। अब बच्चे पैदा करोगे तो उनकी परवरिश, उनको कपड़े भी चाहिए, उनको लत्ते भी चाहिए। और छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, जब तक वो 15-20 साल का या एडल्ट नहीं हो जाता, जब तक वो क्या कहते हैं माइनर है, तब तक तो सारी की सारी देख रेख माँ बापों को ही करनी पड़ती है। अब इसीलिए इसको मार्केश बोलते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारियां आ जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई की, लिखाई की, उनके स्वास्थ्य की। और आप फिर शादी करते हैं कुटुंब बनाने के लिए, तो शादी करते हैं तो पत्नी भी जिम्मेवारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इसको मार्केश बोलते हैं कि मान लिया भाई आपने शादी कर ली, शादी तो कर ली, अब पत्नी की भी कुछ जरूरतें होंगी, ठीक है। अब उसकी भैया कुछ शारीरिक जरूरतें होती हैं, कुछ ऐसी जरूरत होती, कपड़ों की, लत्तों की, खाने की, पीने की, जूतों की, चप्पल की, इन सब के लिए धन चाहिए, ठीक। धन आप काम करते हैं, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से धन नहीं आता, और धन नहीं आता आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं तो आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं चिंतित हैं तो आप भागते हैं। चिंता का मतलब है कि भाई आप कहीं ना कहीं मार्केश के प्रभाव में है। भाई ना आप शादी करते, ना आप कुटुंब बनाते, ना शादी करते, अकेले होते। अकेला आदमी तो आराम से रहता है, अपने 15,000 गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब वो शादी करेगा, पत्नी लाएगा, तो भैया अगर एक बच्चा होगा और एक वाइफ है और एक बच्चा है, 1 से 3 हो गए। अगर एक आदमी का 15,000 रुपये गुजारा होता है तो 3 लोगों के लिए 50,000 रुपये हो गए कि नहीं हो गए? आप कमाते थे 15,000 रुपये और पता चला कि भाई वो 35,000 रुपये आप कहां से लाओगे? तो जब आप उन 35,000 रुपयों के बारे में आप मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं अर्जित हो रहे हैं, आप हर तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, ठीक है, इवन देन यू आर अनेबल टू गेट दैट अमाउंट, ठीक है, विच यू नीड फॉर योर फैमिली। तो ये भी एक दिक्कत ही है, ठीक। तो जब आप इस तरीके की दिक्कत में आते हैं तो आप चिंता करने लगते हैं तो आप बीमार रहते हैं। तो इसमें आपका शारीरिक अस्तित्व तो नहीं खराब होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप
डिस्टर्ब हैं, आप परेशान हैं, तो आप समझ लो कि आप धीरे धीरे मर रहे हैं। एक तो होता खत्म हो गया, एक धीरे 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 मरना। चिंता तो भैया धीरे धीरे मारती है। तो इसलिए सेकंड हाउस को ना मारक भी बोलते हैं, और उसका कारण आपकी डिजायर कह लो, प्रकृति की डिजायर कह लो। प्रकृति ने क्योंकि हमें ऐसा बनाया है कि हमारी कुछ जरूरतें होती हैं, हमारा पेट, उसमें शारीरिक जरूरत है, अन्न की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। तो इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें धन की जरूरत है, ठीक है, और उस धन को कमाते हैं, और जब वो धन जरूरत के हिसाब से नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग भैया क्या कहते हैं, स्टेटस के अंदर बहुत विश्वास करते हैं कि यार पड़ोसी के पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए। अब आप उस कार को अर्जित करने के लिए पता चला कि आपने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया, आपने उल्टा सीधा काम कर दिया, आप जेल पहुंच गए, ठीक। तो आप जेल में पड़े पड़े चिंतित हो रहे हैं, यहां पर आपकी पत्नी चिंता में है, आपके बच्चे चिंता में है, या आपने आपकी वजह से वो भी चिंतित हो गए। तो एक समझ लो कि भाई वो भी एक मार्केश का क्या कहते हैं प्रकोप झेल रहे हैं, आप तो झेल ही रहे हैं। गुरुदेव, सेकंड हाउस में स्टेटस का मुख्य अभिप्राय क्या है? देखो, स्टेटस का मुख्य अभिप्राय यही है कि देखो हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा स्टेटस बढ़िया हो, फाइनेंशियल स्टेटस। क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर, मतलब स्टेटस के अंदर देखो, स्टेटस वैसे मेरा तो मानना यही है कि आपका स्टेटस, मेरी अपनी जो निजी राय है, मैं आई एम नॉट टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ये मेरा अपनी जो बौद्धिकता कहती है, एक मैंने गुरु दुनिया भर पढ़ाया है लोगों को। तो बेसिकली सबसे अच्छा जो स्टेटस होता है वो बौद्धिकता का स्टेटस होता है, क्योंकि अगर आप बौद्धिक रूप से आपकी स्थिति सही है, आपका पहला घर बढ़िया है, आपके अंदर बौद्धिकता है, तो आप ना इस पसड़े में नहीं पड़ेंगे यार पड़ोसी के पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात तो समझ रहे हैं यार, पड़ोसी तो रसगुल्ले खाता है, मैं नहीं खाता। जब आप इस तरीके की चीजों में आते हैं, या आप के अंदर बौद्धिकता की कमी है, आप ओवर एम्बिशियस हैं, वो आपको परेशान करती है, और आप उसके लिए कोई भी तकड़म लड़ाते हो, दुनिया भर की मैनिपुलेशन करते हो, तो आप दिक्कत में आते हो। इसीलिए बेटा जी दूसरे घर को और सातवें घर को मारक घर बोलते हैं, मार्केश बोलते हैं इनको, ठीक। सातवें घर को क्यों? क्योंकि कुटुंब जब भी बढ़ेगा जब पत्नी लेकर आओगे, और पत्नी तो आपको पता है, फिर पत्नी तो पत्नी होती है, उसको भैया लिपस्टिक भी चाहिए, उसको भैया साड़ियां भी चाहिए, उसको सारी चीजें चाहिए। गुरुदेव, स्त्री हो तो स्त्री, व्हाट डू यू मीन बाय स्त्री? पति तो पत्नी के आने पर जिम्मेदारी तो स्त्री के लिए क्या होगा? भाई बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो काम करती हैं, और बहुत सारे पुरुष होते हैं जो नहीं भी कुछ तो कैलकुलेट नहीं, बहुत सारे पति होते हैं जो स्त्रियों के ऊपर आश्रित होते हैं। आई नो लॉट ऑफ फैमिलीज कि भाई जो अपनी पत्नियों के ऊपर आश्रित है और वो अपना घर भर संभालते हैं, तो भैया उनको भी पैंट कमीज चाहिए, वहां पत्नी की दिक्कत होती है, उसे मतलब कि क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और कभी कभी मैंने देखा बेचारी पत्नियां घर को चलाने के अंदर, मैनिपुलेशन के अंदर तो गुरुदेव दिक्कत का शिकार हो जाती है। हाउस वाइफ जो होती हैं इनका भी होता होगा। तो गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सेकंड हाउस में बैठकर जो धन भाव की स्थिति को बहुत मजबूत कर देता है, और कौन सा ऐसा हुआ है कि जो उसको खराब बना देता है? देखो, मैं आपको बताता हूं, वैसे तो बोलते हैं कि भाई अगर धन भाव का मालिक अपने ही घर में बैठा हो तो उसको शुभ माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी कुछ इस तरीके के अपवाद होते हैं जो, देखो मैं आपको एक बड़ा अच्छे से बताऊं, जो एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्टिव पोर्शन है ना, इसके अंदर 2 और 2 4 नहीं होते, इसके अंदर 2 और 2 0 भी होते हैं। और ये एस्ट्रोलॉजर जब भी सीखता है जब उसके पास अनुभव होता है। अब ऐसे में आपने देखा होगा, हमने भी एस्ट्रोलॉजी में ये जो अभी इलेक्शन हुआ इसके बारे में प्रेडिक्शन की थी, तो मेरा है उनको बोलना कि वो हमारी प्रेडिक्शन देखे भी कितनी एक्यूरेट थी, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अनुभव जो है ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और स्पेशली प्रेडिक्टिव पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय रेमेडी के। भाई अगर किसी एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्टिव पोर्शन है, मैं जैसे एक किस्सा बताता हूं आपको कि ये बातें हैं 2004 की। 2004 के अंदर मेरे पास एक महिला अपनी होरोस्कोप लेकर आई, उनका जन्म था 13 अक्टूबर 1968 का, ठीक है।
अब वो बार बार काम धंधे के बारे में पूछे जा रही थी। काम धंधे का उनका ठीक था, मैं काम धंधे का आपका ठीक है, आप अपनी हेल्थ के बारे में पूछिए। बोले हेल्थ को तो मुझे पूछनी है। मैंने कहा नहीं, आप बोल रही है कुछ नहीं है, लेकिन ये कुंडली बता रही है कि अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। तो बोली क्या खिचड़ी पक रही है? मैंने कहा आप जाके किसी गायनिक से मिलिए और अपना चेकअप करवाइए। और मेरे को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको ये जो अभी ग्रह गोचर चल रहे हैं साल से 6 महीने से, ये इस तरीके की इंडिकेशन देते हैं कि भाई आपको यूट्रस के अंदर किसी ना किसी तरीके की सिस्ट वगैरह से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जाके आप किसी गायनिक को दिखाइए। चलो हमसे उनकी जो चर्चा चली वो चली गई। तो वो थोड़ी सी ना कंजूस थी। कंजूस से तात्पर्य है कि वो अरे अभी तो कुछ नहीं है, मैं जाऊंगी तब होगा देखा जाएगा। तो चांस की बात है कि उनकी भाभी भी मेरे पास कुंडली उंडली दिखाने आती थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अपनी नंद को ले जाना किसी गायनिक के पास, हो सकता है वो कंजूसी मंजूस। उनकी भाभी कंजूस नहीं थी, तो उनकी भाभी अपने दम के ऊपर उनको गायनिक के पास ले गई। और देखो एस्ट्रोलॉजी में इसीलिए बोलता हूं, अगर इफ यू टेक एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली इट्स वेरी यूजफुल इन लाइफ। वो उनको वहां पर ले गई और जब गायनिक ने उनको चेक किया तो उनको कहा कि आप सही समय के ऊपर आ गई, नहीं तो आप फ्यूचर की बहुत ही शानदार यूट्रस कैंसर की पेशेंट थी। मतलब उनके यूट्रस के अंदर सिस्ट बननी चालू हो गई थी और उनको दिक्कत थी। लेकिन देखो हम भी बेटा जी औरतों से इतना खुलकर नहीं पूछते हैं, बस हमारा काम होता है सिग्नल देना। हमने उन्हें सिग्नल दे दिया था। और वो भैया उनकी जो भाभी है वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच की है, तो वो थोड़ी सी चली गई, उन्होंने दिखाया। तो भैया उनका मेरे ख्याल से 1-2 साल के करीब उनका इलाज चला और वो जब ठीक हो गई तो आज उन बातों को 20 साल हो गए हैं, वो उन्होंने उस समस्या का सामना उनको नहीं करना पड़ा। तो ये एस्ट्रोलॉजी का फायदा है। ना मैंने उन्हें ये कहा कि मैं तुम्हारी कोई पूजा करवाऊंगा, ना मैंने उन्हें ये कहा कि भाई तुम कोई स्टोन पहन लो। मैंने उनको कहा कि भाई आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि देखो बेटा जी जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर करेगा। बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, आई बात समझ में, I was able to understand that in future what kind of disease she can face. तो according to that I predicted about her. और वो बात ठीक थी, वो गई ठीक हो गई, तो मुझे भी अच्छा लगा, मेरे को भी एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, और वो ठीक हो गई। तो एक मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? मेरे लिए तो उससे बड़ी फीस कोई नहीं हो सकती। ठीक, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी को लोगे तो जीवन के अंदर आनंद ही आनंद है, उसके अलावा फिर कुछ है भी नहीं। तो दूसरा जो घर है ना, जैसे उन्होंने अभी मुझसे पूछा कि भाई दूसरे घर का कैसे पता चलेगा कि भाई धन आएगा नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका धनेश धन भाव में है तो फिर जब धन को हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो धन के लिए हमें आपका 7th हाउस भी देखना पड़ेगा, आपका 10th हाउस भी देखना पड़ेगा, आपका 5th हाउस भी देखना पड़ेगा कि भाई योग बनते हैं कुंडली के अंदर, वो योग देखने पड़ेंगे कि भाई किस तरीके के योग बन रहे हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है, 2nd हाउस का लॉर्ड किस नक्षत्र में गया हुआ है, वो जिस नक्षत्र में गया हुआ उसका लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें, मतलब ये एक थोड़ी सी क्या कहते हैं, एक बारीक अध्ययन हो जाता है, इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी किया जाता है। लेकिन ये है कि भाई 2nd हाउस के अंदर बृहस्पति बैठ जाए, अब देखो वैसे तो बृहस्पति को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन 2nd हाउस के अंदर बृहस्पति बैठ जाए तो आप तो ज्यादातर बोलेगा 2nd हाउस के अंदर बृहस्पति बैठा है तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बृहस्पति की ये खास बात होती है, बृहस्पति जिस घर को बैठता है, जिस घर के अंदर बैठता है ना, उसके रिजल्ट खराब देता है, इतना बढ़िया नहीं देता। ठीक, जिस घर को देखता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। शनि बैठ जाए 2nd हाउस के अंदर तो वो ठीक होता है, शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती। तीसरे घर का लॉर्ड 2nd हाउस के अंदर आ जाए तो वो भी ठीक नहीं होता। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, वो राहु आ जाए, केतु आ जाए और चंद्रमा, मतलब कोई डिप्लीटेड ग्रह आ जाए, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जिससे पता चलता है कि भाई 2nd हाउस ये बताता है कि धन अर्जित होगा नहीं होगा, आप आर्थिक रूप से लड़खड़ाते रहेंगे। बेसिकली 2nd हाउस मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ मनी है कि आप पैसे अर्जित करेंगे नहीं करेंगे। तो बेटा जी आज ही हमने 2nd हाउस के बारे में बात की है
और जो अगला जो हम एपिसोड बनाएंगे वो बनाएंगे तीसरे घर के ऊपर कि भाई तीसरा घर कुंडली के किन किन भावों को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा घर कमजोर हो तो क्या फायदा होता है, और तीसरा घर बढ़िया हो तो क्या फायदा होता है।